Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel COMMTUTS. In this tutorial, we are going to start a new chapter of income tax, that is the assessment procedure. One of the most important chapter जिसमें से आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा मिलता है तो आपने इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब इस ट्यूटोरियल में समझेंगे क्या बेसिकली प्रोविजंस होती है रिटर्न ऑफ इनकम, ये इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है, क्यों हम ITR फाइल करते हैं और कितनी तरीके की रिटर्न ऑफ इनकम होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। Before proceeding to the types of return, first we understand what is ITR and why should we file ITR. Okay? ये पता होने से पहले कि असेसमेंट प्रोसीजर है क्या, कितनी तरीके की असेसमेंट होती है, ये चीज समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ITR क्या होता है। ITR बेसिकली स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। ITR क्या होता है, हम क्यों ITR फाइल करते हैं, कौन सी कैटेगरी के पर्सन को ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है। जब ये पता होगा तब हम उसके बाद समझेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम के बेसिकली प्रोविजंस क्या होते हैं या रिटर्न ऑफ इनकम कितने तरीके की होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम ITR की बात करते हैं, बेसिकली ये एक फॉर्म होता है जो एक पर्सन सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इस फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, इस फॉर्म में बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है एक पर्सन की। अब जब भी मैं यहाँ पर बात करूंगी पर्सन की, तो यहाँ पर पर्सन का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में नहीं है। यहाँ पर पर्सन का मतलब है वो सारे पर्सन्स जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे, वो सारे पर्सन्स कौन कौन से, जो जिसमें आपके पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो एक कंपनी भी हो सकती है, जो पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी और आपके आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन्स भी हो सकते हैं। So whenever I say a person, so person is not simply belong to a single individual. Person में वो सारे आपके लोग आते हैं जो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ITR में एक ऐसा फॉर्म होता है जो एक पर्सन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। अब इस फॉर्म में बेसिकली क्या क्या कंसीडर किया जाता है, दिस फॉर्म बेसिकली कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स इनकम एंड टैक्सेस टू बी पेड ऑन इट ड्यूरिंग द ईयर। वो सारी इंफॉर्मेशन कि उस पर्सन ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम अर्न किया है, उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम रहा है, उसका क्या नेचर ऑफ बिजनेस था, उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसका होम एड्रेस, उसकी आधार नंबर, वो सारी उस पर्सन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन एक इनकम टैक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी की सारी हम इस फॉर्म के अंदर फिल करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या ITR जो है वो हर एक पर्सन फिल करता है। आप लोग ITR फाइल करते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पर्सन ही ITR फाइल करते होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स वालों ने एक कैटेगरी बनाई होती है कि जिन पर्सन की जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, सिर्फ वही पर्सन जो है वो ITR फाइल करेंगे, ठीक है। अब बात आती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की बात करते हैं तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है, इनकम टैक्स वालों ने कुछ इनकम तक की आपको एग्जाम्पशन दे रखी होती है। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है या 2.5 लाख से कम है तो यहाँ तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़े, ठीक है। अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे तो दैट मीन्स आपको ITR फाइल नहीं करना। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी तो उस केस में आपको ITR भी फाइल करना पड़ेगा। क्लियर। इंडिविजुअल, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम होगी तो उस केस में आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2,50,000 है। क्लियर। उसके बाद अगर आपकी इनकम 3 लाख तक की है और अगर आपकी एज जो वो 60 ईयर्स से ज्यादा और 80 ईयर्स से कम है, दैट मीन्स यू आर द सीनियर सिटीजन, तो उस केस में आपकी एग्जाम्पशन लिमिट है कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि अगर आपकी एज 80 ईयर्स या 80 ईयर्स से ज्यादा है तो उस केस में आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो है 5 लाख, दैट मीन्स यू आर अ सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। 3 एग्जाम्पशन लिमिट की कैटेगरीज हैं। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपकी एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 तक के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपकी 2,50,000 से ज्यादा की इनकम होगी तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी दैट मीन्स आपको ITR जो है वो यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड है कि अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा
और 80 ईयर्स से कम है तो इस केस में आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है 3 लाख रुपीस। नेक्स्ट थर्ड केस आता है कि अगर आपकी एज 80 ईयर्स या 80 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है 5 लाख, यानी 5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा ही जितनी इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अगर एक पर्सन की जो इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रही है तो उस केस में उस पर्सन को आईटीआर फाइल करना पड़ता है। क्लियर? अब जो नया टैक्स रिजाइम आया है, जो 2023 का नया टैक्स रिजाइम आया है, उस केस में एक इंडिविजुअल की अगर इनकम 3 लाख है तो 3 लाख तक की आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन मिलती है और 3 लाख से ज्यादा वाले के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? ये जो आपका न्यू टैक्स रिजाइम जो अभी के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है। क्लियर हुआ? सो बेसिकली आईटीआर एक ऐसा फॉर्म होता है जो एक पर्सन सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इस फॉर्म में वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका बिजनेस कोड क्या है, आपके आधार नंबर, आपका होम एड्रेस, आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स जो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी आपको उस फॉर्म में फाइल करनी होती है। क्लियर? अब सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। बेसिकली 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है, जिन्हें हम इनकम की कंपोनेंट्स भी बोलते हैं या मेन 5 हेड्स ऑफ इनकम भी बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं कि अगर एक पर्सन की इनकम सैलरी से या फिर पेंशन से आ रही है, सेकंड अगर एक पर्सन की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, थर्ड अगर एक पर्सन की इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से जनरेट हो रही है, या फिर एक पर्सन की इनकम कैपिटल गेन से आ रही है या फिर फ्रॉम अदर सोर्स। अगर एक पर्सन की इनकम इन पांचों हेड में से किसी भी एक हेड में से आ रही है या फिर मल्टीपल हेड में से आ रही है और उस केस में अगर उस पर्सन की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो वहां पर एक पर्सन को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आईटीआर, कि आईटीआर क्या होता है और कौन कौन से पर्सन्स फाइल करते हैं। और आईटीआर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे आईटीआर 1 जिसे हम बोलते हैं सहज, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 जिसे हम सुगम बोलते हैं। तो बहुत सारी आईटीआर्स भी होती हैं और जिन जिन सोर्सेज से आपकी इनकम आती है उसी के अकॉर्डिंगली आपको वो वाले फॉर्म्स जो है वो फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और बेसिक प्रोविजंस रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब सबसे पहले आती है हमारे पास वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम और इसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें जितने भी सेक्शंस आएंगे वो आपने बहुत अच्छे से समझने भी हैं और साथ साथ याद भी रखने हैं, क्योंकि इन्हीं सेक्शन के बेसिस पे आपको फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के जितने भी सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो आपने अच्छे से समझने हैं और उसको रिटेन भी रखना है। फाइन। वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन क्या है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अभी नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स आप अपनी मर्जी से अपनी विलिंगली खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब एक पर्सन को, यानी अब यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ पर्सन को, दैट मीन्स अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ या एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शनल पर्सन अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो इस केस में इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। जब हम बात कर रहे हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की, तो मैंने भी आपको बताया था कि इंडिविजुअल के केस में अगर उस पर्सन की जो एज है वो लेस देन 60 ईयर्स है तो 2,50,000 तक की एग्जाम्पशन उसको मिलती है। अगर उसकी जो इनकम है वो 2,50,000 से ज्यादा होगी तो उस केस में उसको इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी पड़ती है। ठीक है? लेकिन अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम की बात करते हैं जो आपका बजट 2023 में आया है तो उसमें एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 से 3 लाख तक कर दी गई है। ठीक है? उसके बाद सेकंड केस, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अगर वो रजिस्टर हो गई है
बेशक उन्होंने अभी अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया है, बट उनका इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस हो गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस हो गया है, तो उस केस में भी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनकी 1 साल की इनकम यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जो उनकी इनकम है अगर वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड करेगी तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अगर वो रजिस्टर हो गई है, बेशक उन्होंने भी अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया है, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस हो गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हो गया है, तो उस केस में भी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है। तो अब सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं, एक बार यहाँ से रीड करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। That every person, being a company or a firm, whether having income or loss, or being a person other than a company or a firm. Other than a company or a firm means you individual, Hindu undivided family, association of persons, body of individual, or artificial judicial person. If his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax shall file a return of his income in the prescribed form. Exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर उस पर्सन की जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो उस केस में वो जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा यानी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होगा वो उन्हें फाइल करना होता है। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, अब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी आईटीआर जो है वो जब मर्जी फिल कर सकते हैं। आज आपका मन किया कि हाँ मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो चलो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराता हूँ, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स वालों ने एक ड्यू डेट सेट करी होती है और आपको उसी ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है। ठीक है। अब ड्यू डेट क्या होती है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, मीन्स वो सारे पर्संस जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं या जिनके अकाउंट्स ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनकी ड्यू डेट होती है आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई। क्लियर। सेकेंड, जितने भी आपके पर्संस होते हैं जैसे कंपनी जिनके अकाउंट्स ऑडिट करने की नीड होती है उनकी ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। क्लियर। सो ड्यू डेट क्या है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की, इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई और कंपनी के केस में 31 अक्टूबर। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और वो कब तक फाइल करनी होती है, उन्हें 31 जुलाई तक। क्लियर। वेर एज अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अगर वो रजिस्टर हो गई है, चाहे उन्होंने अपना बिजनेस कमेंस भी नहीं किया है, बट अगर वो रजिस्टर भी हो गई है तो भी उस केस में उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और इनकी ड्यू डेट क्या होती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की, 31 अक्टूबर। अब जो पर्सन इस ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की वॉलंटरी रिटर्न ऑफ इनकम। फर्स्ट रिटर्न क्लियर हुआ। अब सेकंड आती है कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कुछ भी ऐसा रीजन होता है या कुछ भी ऐसे आपके साथ सर्कमस्टांस हो जाता है, कुछ भी ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाती है कि आप इस ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। अब अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए सपोज 31 जुलाई तक, अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर कंपनी है तो 31 अक्टूबर तक, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे उस फाइनेंशियल ईयर की। इनकम टैक्स वाले आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप विद इन द ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी रिटर्न को लेट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब जो रिटर्न हम लेट फाइल करते हैं उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, बिलेटेड रिटर्न। ठीक है। जैसे कई बार ये होता है ना, किसी पर्सन का बर्थडे होता है, आपके फ्रेंड का बर्थडे होता है और आप उसको जिस दिन उसका बर्थडे होता है आप उसको उस डे विश करना भूल जाते हो,
या हो सकता है बिजी होते हो, आपके घर गेस्ट आए होते हैं, या आप कहीं घूमने फिरने गए होते हैं, आपके माइंड से स्किप हो जाता है कि हाँ आज आपके फ्रेंड का बर्थडे था, तो नेक्स्ट डे या 2-3 डेज बाद आप उसे जब भी मिलते हैं तो हम उसे कैसे विश करते हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मीन्स कि वो बर्थडे उसका जो ड्यू डेट थी वो चली गई है, आप उसको लेट विश कर रहे हो। तो सेम केस यहाँ पर होते हैं कि अगर आप जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो आपको ड्यू डेट दे रखी है, आप उस ड्यू डेट में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप अपनी जो रिटर्न है वो लेट फाइल करते हो, और वो जो लेट रिटर्न फाइल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अब बिलेटेड रिटर्न कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 क्या कहते हैं कि जो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो टाइम अलाउ किया गया है, अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप उस रिटर्न को लेट फाइल कर सकते हैं, और वो कौन सी रिटर्न होगी आपकी, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 की, दैट इज द बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस बिलेटेड रिटर्न को जब मर्जी तक फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स वाले आपको इसके लिए टाइम अलाउ करते हैं, जिस मंथ को आपका असेसमेंट ईयर एंड होगा उस मंथ के पिछले 3 महीने तक, यानी बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको वो रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, या फिर अगर आपकी असेसमेंट पहले हो जाती है, दोनों केसेस में से जो केस पहले होगा उस टाइम पीरियड तक आपको अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसको रीड करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। Belated return of income means if a person fails to file the return of income within the time limit prescribed under section 139 subsection 1। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कौन सा है, वॉलंटरी रिटर्न का। इसमें आपको कौन सा टाइम लिमिट प्रोवाइड किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई और कंपनी के केस में 31 अक्टूबर, जितना आपको टाइम अलाउ किया गया है, अगर आप उस टाइम के अंदर अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, देन ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न। अ बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम, आप उसको जब मर्जी फाइल कर सकते हो, लेकिन तब तक 3 months before the end of the relevant assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। अब इस लाइन को, ये जो लाइन हाईलाइट हो रखी है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर जॉन, ITR 1 फाइल करना भूल गया, उसका फाइनेंशियल ईयर था 2021 से 22। अब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 है, तो ऑब्वियसली इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 2022 अप्रैल से 2023 मार्च का। मिस्टर जॉन, ठीक है, और उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 2021 से 2022। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि मिस्टर जॉन जो अपनी ITR 1 फाइल करना भूल गया, और हेयर ही कैन स्टिल फाइल ITR बाय 31 दिसंबर 2022। उसे अपनी ITR फाइल कब तक करनी थी, 31 जुलाई 2022, क्योंकि अगर उसका फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 है तो उसकी ड्यू डेट कौन सी बनेगी, 31 जुलाई 2022। अगर ये पर्सन 31 जुलाई 2022 तक अपना ITR फाइल करना भूल जाता है, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि ये पर्सन बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अब इसका बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड कब तक होगा, अभी हमने पढ़ा था कि 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका असेसमेंट ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2023। तो पिछले 3 महीने कब होंगे, 31 दिसंबर 2022। ठीक है, इस पर्सन को यानी मिस्टर जॉन जो है वो अपनी बिलेटेड रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक जो है वो फाइल कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल एट एनी टाइम 3 months before the end of the relevant assessment year। तभी हमने यहाँ पर ये लिखा है ना कि उसका असेसमेंट ईयर कब एंड हो रहा था, 31 मार्च 2023 को, 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर के एंड होने के पहले पहले वाले जो 3 महीने होंगे, वहां तक का उसके पास टाइम पीरियड होता है कि वो अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है, और सेकंड केस क्या है,
और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट, यहाँ हम उसकी रिटर्न असेस की बात नहीं कर रहे। असेसमेंट का मतलब क्या है कि इनकम टैक्स वालों ने मान लो उसका केस पिक कर लिया उस पर्सन का, कि क्या ऐसा रीजन रहा होगा कि उसने रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं करी है। जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन का जेन्युइन रीजन ही होगा, हो सकता है कि उसने डेलिबरेटली अपनी रिटर्न प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर नहीं फाइल करी है। तो अगर इनकम टैक्स वालों ने उस पर्सन का केस पिक किया है, अगर इनकम टैक्स वालों को उस पर्सन के ऊपर डाउट है कि उसने कुछ गड़बड़ करी है और जानबूझकर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उस केस में क्या होता है, इनकम टैक्स वाले उस असेसी की असेसमेंट करते हैं। तो अगर वो असेसमेंट उस टाइम पीरियड से पहले पहले हो जाती है तब तक, या फिर 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इन दोनों केसेस में से जो पहले होगा तब तक का असेसी के पास टाइम होता है कि वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। क्लियर हुआ? तो बिलेटेड रिटर्न क्या है कि अगर आपने अपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 वाली रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो चीज पहले हो जाएगी, उस टाइम पीरियड तक का टाइम होता है आपके पास ITR फाइल करने का। ठीक है? और अब अगर अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, तो मीन्स लेट फाइल करें तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ भी पेनल्टी नहीं लगाएगी। अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, तो आपको इस जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, उस टैक्स के साथ साथ आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। ठीक है? However, to file a late return, you may liable to pay the penalty and additional interest on the taxes. Clear हुआ? So here we discuss the two types of return. First is your voluntary return, which comes under the section 139 subsection 1, and second is the belated return, which comes under the section 139 subsection 4. Clear हुआ? अब हमने दो तरीके की रिटर्न फाइल करी है। एक है आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की वॉलंटरी रिटर्न, और सेकेंड है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 की बिलेटेड रिटर्न। अब एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा हर एक काम परफेक्ट नहीं करते हैं, हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो जाती है, कुछ ना कुछ हमसे कोई एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, या कुछ हम भूल जाते। कई बार क्या होता है, आप अपना आधार नंबर गलत लिख देते हो, ठीक है, या आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपका बिजनेस कोड क्या है वो आप लिखना भूल जाते हो, या फिर लिख देते हो और वो गलत लिख देते हो। तो कई बार क्या होता है, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं, समटाइम्स कुछ ना कुछ एरर या ओमिशन डिस्कवर होता है। अब कंफ्यूजन कि अगर हमारी रिटर्न में कुछ गड़बड़ हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, क्या इनकम टैक्स वाले हमारी रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या हम उस रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आपकी रिटर्न में किसी भी तरीके का एरर या फिर ओमिशन होता है, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में आप अपनी उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज हम तब करेंगे अगर आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है या फिर जो आपकी बिलेटेड रिटर्न है, अगर इन दोनों रिटर्न्स में कुछ भी एरर होता है या कुछ भी ओमिशन होता है, यानी कुछ भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में। ठीक है, तो अब सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 क्या कहता है? अ रिवाइज्ड रिटर्न इज अ रिटर्न that is filed under section 139 subsection 5 as a revision for the original return। यानी वो जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। देखो पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ जो आपकी ओरिजिनली रिटर्न थी, यानी जो आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की वॉलंटरी रिटर्न थी, हम पहले सिर्फ उसी को ही रिवाइज कर सकते थे, बिलेटेड को नहीं रिवाइज किया जाता था। बट अब इनकम टैक्स वालों ने कह दिया है कि आप अपनी बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? एज अ रिवीजन फॉर द ओरिजिनल रिटर्न टू रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशंस, की अगर आपकी उस रिटर्न में कोई भी एरर आ जाता है या कुछ भी गलती हो जाती है, तो आप उस एरर को या उस गलती को ठीक कर सकते हो। अब इसमें किस तरीके की गलतियां हो सकती हैं, किस तरीके की एरर्स हो सकते हैं? फॉर इंस्टेंस, टू रेक्टिफाई पर्सनल डिटेल्स,
लाइक योर रेजिडेंशियल स्टेटस, एड्रेस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आधार नंबर, ईमेल और मोबाइल, नेचर ऑफ बिजनेस कोड। कई बार क्या होता है, हम ये चीजें गलत लिख देते हैं या फिर इसको लिखना भूल जाते हैं। बहुत सारे कॉलम्स होते हैं फॉर्म में, तो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, कई बार हमसे कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। सेकेंड, इफ यू हैव फाइल्ड ITR यूजिंग द इनकरेक्ट ITR फॉर्म। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको भरनी थी ITR 1, बट बाय मिस्टेक क्या हुआ, आपने गलती से भर दिया ITR 2 या ITR 3। अगर हम इनकरेक्ट ITR फॉर्म भी भर देंगे तो अगेन वो एक एरर हो गया, तो उसके लिए फिर से आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी होती है। थर्ड, अगर आपकी कोई भी एडिशनल इनकम है या कोई आपकी फॉरेन इनकम है या आपकी कोई फॉरेन में एसेट और वहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है और अगर आप वो लिखना भूल गए हो तो अगेन एरर है। देन फोर्थ है कि अगर आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म नंबर 26 से वो मैच नहीं हो रही, अगर मिसमैच है इनकम का तो अगेन एरर है और आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एंड लास्ट आता है कि अगर आपने इनकरेक्ट डिडक्शन क्लेम कर ली है तो उस केस में भी आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी होती है। ठीक है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 किसका है कि अगर आपकी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 यानी वॉलंटरी रिटर्न और सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 यानी बिलेटेड रिटर्न, अगर इन दोनों रिटर्न्स में कोई भी एरर या कोई भी ओमिशन होता है तो उस केस में हम इन रिटर्न को रिवाइज करते हैं। वो कौन सेक्शन में आता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में। ये मैं सेक्शंस के ऊपर यहाँ पर इसलिए ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शंस आपको क्लियर होंगे तभी आपको फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो समझ में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली। हम रिटर्न तभी रिवाइज कर सकते हैं अगर असेसी को लगता है कि उससे कुछ भी गलती हुई है या वो कुछ भूल गया है या उसने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट जो वो अपनी रिटर्न में फाइल कर दी है या फिर जो उसका ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट है वो उसने जानबूझकर नहीं किया। अगर उसने जो कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो उससे गलती से हो गया है फिल, ठीक है, उसने डेलिब्रेटली नहीं किया है, तो उस केस में वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। ठीक है। अब इसमें हमें कितना टाइम अलाउ किया जाता है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। सेम जैसे आपको बिलेटेड रिटर्न में टाइम अलाउ था कि बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रिवाइज रिटर्न के केस में भी आपको इतना ही टाइम पीरियड अलाउ होता है। अ पर्सन में फर्निश अ रिवाइज रिटर्न any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier। मान लो का जो assessment year है अगेन फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 2021 से 2022 है तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2022 से 2023 मार्च। ठीक है। इस केस में रिवाइज रिटर्न करने का टाइम पीरियड कब तक का होगा, बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की असेसमेंट ईयर जिस डेट को एंड हो रहा है उस डेट के पिछले 3 महीने तक, तो कब बनेंगे, 31 दिसंबर 2022। यहाँ तक का टाइम पीरियड आपके पास होता है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि जब हम अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हैं, जब आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हो तो जो आपकी रिवाइज रिटर्न है वो आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न होती है उसको सब्स्टिट्यूट कर देती है। क्लियर हो गया कि जब आपने एक बार अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी है फिर जो आपकी रिवाइज रिटर्न होती है हम उसी को ही कंसीडर करेंगे, ओरिजिनल वाली रिटर्न को फिर हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमने 3 सेक्शंस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 दैट इज द डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है, मींस अगर आपकी जो रिटर्न है वो इनकम्प्लीट है किसी भी रीजन की वजह से, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि वो रिटर्न क्या है, डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव रिटर्न कब होगी, अगर आपकी जो रिटर्न में ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर मेंशन है अगर वो उसमें अटैच नहीं होंगे तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि आपकी रिटर्न क्या है, डिफेक्टिव। ठीक है। सबसे पहले कि अगर आपने जो रिटर्न फाइल करी है और उस प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ अगर एक असेसी ने कुछ भी अगर अनेक्जर्स उसको लगाने थे और अगर उसने वो अनेक्जर्स अटैच नहीं करे या कोई भी स्टेटमेंट है कोई भी कॉलम उसने फिल नहीं किया तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि उसकी रिटर्न क्या है, वो इनकम्प्लीट है। रिवाइज्ड और डिफेक्टिव में आपने ध्यान रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। रिवाइज का मतलब क्या है कि कुछ एरर हुआ है, कुछ आपसे गलती हुई है या आप कुछ भूल गए हो,
ठीक है। डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि आपसे कुछ गलती नहीं हुई है, बट जो चीजें आपको उसके साथ अटैच करनी थी, मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करने थे, या कुछ स्टेटमेंट आपको उसमें फिल करनी थी, कुछ कॉलम्स आपने उसमें फिल करने थे और बाय मिस्टेक आपने वो फिल नहीं करे हैं, या फिर वन एग्जर्स आपने उसके साथ अटैच नहीं करा, तो आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट है। और अगर वो इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स योर रिटर्न इज द डिफेक्टिव। क्लियर। उसके बाद सेकंड है कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम इज मिसिंग, कि अगर आप अपनी इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाए उसमें, और ऑल्दो ये बहुत रेयर केस होता है, बहुत इम्पॉसिबल केस है कि ऐसा भी होगा कि कोई पर्सन अपनी इनकम कैलकुलेट करने भूल जाएगा, ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ केस है, बट एक्ट ने इसको कंसिडर किया है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। ठीक है। देन थर्ड आते हैं कि assessee do not attach the tax audit report under section 44AB। अगर मान लो एक बिजनेस है और अगर उस बिजनेस की जो सेल्स है वो 1 करोड़ से ज्यादा है एक साल की, और अगर कोई प्रोफेशन है और उसकी जो रिसिप्ट्स हैं वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा है एक साल की, दैट मीन्स उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने की नीड है। और अगर उन्होंने अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाए हैं, वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं करी है, तो उस केस में हम मानेंगे कि उनकी रिटर्न क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपने कोई भी टीडीएस का या एडवांस टैक्स का या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का आपने कोई भी क्लेम लिया है, और उसका प्रूफ अगर आपने, वो चालान का प्रूफ अगर आपने वहां पे अटैच नहीं किया, तो अगेन आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव मानी जाती है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट आता है कि अगर आपने अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाए हैं और वो ऑडिटेड P&L अकाउंट की या बैलेंस शीट की या अपने ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो उसमें अटैच नहीं करी है, तो फिर से आपकी जो रिटर्न है वो क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव। नेक्स्ट आता है द असेसी हु इज रिक्वायर्ड बट डू नॉट अटैच और फिल द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एनी अदर सिमिलर अकाउंट इन बैलेंस शीट इज एप्लीकेबल टू देम, कि उसने वो डिटेल्स फिल नहीं करी या उसने अपनी बैलेंस शीट की स्टेटमेंट अटैच नहीं करी है, तो अगेन उसकी रिटर्न इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट है दैट मीन्स वो डिफेक्टिव है। उसके बाद अगर एक कोई भी असेसी, अगर वो प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है, और अगर उसने अपनी पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स नहीं मेंशन कर रखी, ठीक है, अगर कोई भी फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और अगर उन्होंने अपने पर्सन, जो उनके पार्टनर्स की पर्सनल अकाउंट है या उनके मेंबर्स की पर्सनल अकाउंट है, अगर उन्होंने उनकी डिटेल अटैच नहीं कर रखी है, तो हम क्या मानेंगे, उनकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव है। क्लियर। तो 139 सबसेक्शन 9 में क्या कहता है कि अगर ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपकी रिटर्न में अटैच नहीं है, आपकी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ एकम्पनीड नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि आपकी जो रिटर्न है वो इनकम्प्लीट है, और अगर वो इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स योर रिटर्न इज द डिफेक्टिव वन। क्लियर हुआ। अब अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है आपकी जो रिटर्न है, यानी कि असेसी की जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, उस असेसी को एक नोटिस भेजेगा, इस असेसी को एक नोटिस भेजेगा कि तुम्हारी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, और उसको वो टाइम पीरियड देता है 15 डेज का, कि वो इस 15 डेज के अंदर अंदर अपनी जो रिटर्न है वो रेक्टिफाई कर, और ये जो असेसी है वो इस 15 दिन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अगर उसका रीजन जेन्युइन है। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जिस डेट को वो असेसी को इंटीमेट करेगा कि तुम्हारी रिटर्न डिफेक्टिव है, तो उस इंटीमेशन की डेट से लेकर नेक्स्ट 15 दिन तक का असेसी के पास टाइम होता है कि वो अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर ले, उस रिटर्न को सही कर ले, जो उनकी जो रिटर्न उसकी इनकम्प्लीट है। ठीक है। और टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर के नोटिस देने के बाद और टाइम पीरियड अगर एक्सटेंड भी कर दिया, उसके बाद भी अगर असेसी अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं करता है, तो हम क्या मानेंगे कि जो उसकी रिटर्न है वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो, मतलब हम ये मान लेंगे कि उस पर्सन ने रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी। वेयर एज अगर इस पर्सन ने अपनी जो रिटर्न है वो विद इन द 15 डेज रेक्टिफाई कर ली है, या फिर जो एक्सटेंशन वाला टाइम पीरियड है, अगर उसने उस टाइम पीरियड तक अपनी रिटर्न रेक्टिफाई कर ली है, तो हम क्या मानेंगे कि उस पर्सन की जो रिटर्न है वो वैलिड रिटर्न है। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी भी असेसी की जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, तो वो असेसिंग ऑफिसर असेसी को वो डिफेक्ट जो है वो इंटीमेट करेगा,
और उसको 15 दिन का टाइम पीरियड देगा। और वो 15 दिन का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? डेट ऑफ इंटीमेशन से। असेसी अगर उसका जेन्युइन रीजन होता है तो वो उस 15 दिन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी करवा सकता है। अब अगर असेसी ने 15 डेज के अंदर अंदर या जो उसने एक्सटेंशन लिया है उस टाइम पीरियड के अंदर तक अगर उसने अपनी रिटर्न रेक्टिफाई नहीं करी है तो हम क्या मानेंगे? उसकी रिटर्न क्या है? वॉइड एब इनिशियो, यानी उसने रिटर्न, हम मानेंगे कि उसकी जो रिटर्न है वो वॉइड है और उस पर्सन ने रिटर्न फाइल ही नहीं करी है। Whereas अगर उस पर्सन ने अपनी रिटर्न विद इन द 15 डेज रेक्टिफाई कर ली है तो हम क्या मानेंगे कि उसकी रिटर्न क्या है? वैलिड रिटर्न। ठीक है, क्लियर हुआ कि डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। नेक्स्ट आती है लास्ट रिटर्न, दैट इज द रिटर्न ऑफ लॉस। अब रिटर्न ऑफ लॉस क्या क्या होता है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 में रिटर्न ऑफ लॉस को डिस्क्राइब किया गया है। रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को प्रीवियस ईयर में अगर पीजीबीपी से यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से या फिर कैपिटल गेन से अगर उसे लॉस होता है और वो इनकम टैक्स वालों से वो लॉस क्लेम करता है कि वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो वो अपने लॉसेस को तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगर उसने अपनी जो रिटर्न है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो टाइम अलाउ किया है उसके अंदर तक फाइल करती है। रिटर्न ऑफ लॉस क्या कहता है कि अगर एक पर्सन को पीजीबीपी से या फिर कैपिटल गेन से कोई भी नुकसान होता है यानी कोई भी लॉस होता है और अगर वो इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और वो कब करेगा? जब उसने अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो टाइम पीरियड अलाउ किया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने अपनी रिटर्न फाइल करी है। ठीक है, अगर वो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अपनी रिटर्न फाइल करता है तो वो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल कर सकता है उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। लेकिन अगर उस पर्सन ने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो उसको टाइम अलाउ हुआ है और अगर उसने उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपने इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक असेसी को फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस से या फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड साइंटिफिक रिसर्च से अगर इन 4 केसेस से अगर एक पर्सन को लॉस होता है तो इस केस में अगर असेसी ने अपनी जो आईटीआर है वो विद इन द ड्यू डेट फाइल नहीं भी करी है तब भी वो अपने लॉसेस को क्लेम कर सकता है और उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ लॉस क्या कहता है कि अगर एक पर्सन को लॉस होता है पीजीबीपी से या फिर कैपिटल गेन से या फिर लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, और अगर वो इन लॉसेस को क्लेम करता है और इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उसके लिए वो रिटर्न ऑफ लॉस तभी फाइल कर सकता है अगर उसने अपनी जो आईटीआर है वो 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट दे रखा है उस टाइम पीरियड तक अगर उसने अपनी आईटीआर फाइल की है तब वो उन लॉसेस को क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना कि 4 केसेस ऐसे होते हैं जैसे अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है या स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है या अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड साइंटिफिक रिसर्च है, इन 4 केसेस में अगर आपने अपनी आईटीआर विद इन द ड्यू डेट फाइल भी नहीं करी है तो उस केस में भी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है रिगार्डिंग दी आईटीआर। बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है और क्या इसकी प्रोविजंस होते हैं और कितने तरीके की रिटर्न्स हमारी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट था सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 वॉलंटरी रिटर्न की अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई अगर इनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उन्हें रिटर्न फाइल करना होता है। इस केस में ड्यू डेट कितनी होती है? 31 जुलाई। वेराज कंपनी के केस में ड्यू डेट कौन सी होती है? 31 अक्टूबर। ठीक है, फिर अगर आप अपनी वॉलंटरी रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं तो अगर आप अपनी रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं वो लेट रिटर्न कौन से में आती है? आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 दैट इज द बिलेटेड रिटर्न। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब अगर आपकी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के रिटर्न में कुछ भी एरर या ओमिशन होता है आप उनको रिवाइज भी कर सकते हो सेक्शन 139 सबसेक्शन
5 में, ठीक है। फिर अगर आपने कुछ भी, अगर आपकी रिटर्न के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है या आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट है, तो उस रिटर्न को हम मानते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। और वो कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। और लास्ट आता है आपके पास रिटर्न ऑफ लॉस, कि अगर आपको कोई भी लॉस होता है पीजीबीपी से या कैपिटल गेन से या फिर अर्निंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस से, अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो और आप उन लॉसेस को क्लेम करना चाहते हो और उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आप रिटर्न ऑफ लॉस तब फाइल कर सकते हो अगर आपने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो आपको डेट प्रिस्क्राइब करी है उस टाइम पीरियड तक आपने रिटर्न फाइल कर रखी है। अगर आपने उस टाइम पीरियड तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप उन लॉसेस को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन 4 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप लॉसेस को तब भी क्लेम कर सकते हो, तब भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं भी कर रखी या फिर आपने रिटर्न विद द ड्यू डेट फाइल नहीं की हुई। ठीक है, क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. I hope this topic is very much clear to all of you, and still if you have any doubt or any query, you can drop your queries in the comment section box and ask me. If this video is helpful for all of you, then don't forget to share your valuable feedback in the comment section box, and also don't forget to share this tutorial with your friends and your classmates too. Thank you for watching this video. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, टिल देन आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। क्लियर? सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।